नमस्कार दोस्तों। अभी जल्द ही में मैंने अपना एक ट्विटर का अकाउंट बनाया है और कल रात मुझे एक ऐसा नोटिफिकेशन आया जिसमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज थी जिसका नाम था पाकिस्तान वांट्स कश्मीर नॉट कश्मीरीज। इस मीटिंग में न केवल पाकिस्तान क्या चाहता है इस बारे में बात हुई, बल्कि इस बारे में भी बात हुई कि वहाँ की जनता क्या सोचती है हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में। इस मीटिंग में कश्मीरी, पाकिस्तानी और कुछ हिंदुस्तानी भी थे। तो ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए आइए सुनते हैं इस मीटिंग को। के लिए उसके लिए कामरान भाई हैं जो शिया कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। कामरान भाई इसका जवाब दे सकते हैं। वैसे कामरान भाई को अभी अभी जस्ट थ्रेड मिली है मैं वही पढ़ रहा था। मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ 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 बोले। मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? हाँ 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 जी भाई, प्लीज आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? सर मैं चाहता हूँ शिया और सुन्नी का कश्मीर में क्या डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी इन द सेंस कितना है, क्या रिलेशन है, कैसा है। भाई जहाँ तक हम कश्मीर की बात कर रहे थे, यहाँ पे शिया और सुन्नी में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और यहाँ पे तकरीबन 13 लाख शिया लोग हैं जो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा कुछ इशू होगा यहाँ पे। हाँ, होते हैं कभी कभार, ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि आपस में दरार पड़ जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारा कुछ यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। मारिफ साहब बोलिए, मारिफ साहब बोलिए। मैं एक्चुअली एक बात बोलना चाहूँगा कि पहले ही मैं कह चुका हूँ कि विदाउट एनी डाउट अगर हम इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं तो जो लोग दिल में सेंटिमेंट रखते हैं तो उनको ओपन हार्ट से पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों पे। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करके मेरे घर के हालात नहीं बदलेंगे। ये सिंपल बात है। यहाँ पे कोई मेरे से एग्री करे या नहीं करे कि अगर मैं नेबरहुड के घर को देख के बोलता हूँ यार मेरे हमसाए के घर में ये है, वो दिन ब दिन खस्ता हालत में जा रहा है, वो मेरे घर के हालात ठीक नहीं करेगा। हाँ, वो पॉलिसीज क्या बना रहे हैं वो उनको है, हमें उनके टैकल करने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, एजेंसीज है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि जो बार बार एक चीज गोल घूम के, जिससे मुझे लगता है मैनलैंड इंडिया और मोस्ट ऑफ अस खुश होते हैं कि पाकिस्तान को हमने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया, हमने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया। मैं जितना मैंने पढ़ा है, सिर्फ उनको क्रिटिसिज्म करने से हमारे हालात नहीं बदलेंगे। जब हम अंदर से स्ट्रांग होंगे, हाँ उनको क्रिटिसाइज करो जहाँ पे वो गलत है एज ए कश्मीरी, चाहे आपको फिर कितनी भी डिफरेंसेस हो इंडिया के साथ, जहाँ पे वो गलत है, जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी फर्स्ट पॉइंट में बोला भी था कि जिस नाम पे वो बना था वो वहाँ पे रहा नहीं है, वो कम्प्लीटली वैसी स्टेट नहीं रही है। लेकिन अगर मैं कम्प्लीटली उसी पे रिलाई करूँ कि नहीं यार मुझे पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म करना है, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है, मैं अपनी बात करूंगा और कामरान भाई की बात को मैं एंडोर्स करूंगा, सपोर्ट भी करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है ये बहुत कम वो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटीज उनके आपस में इतने अच्छे बॉन्ड और वाइब्स आ रही है। बट मैं फिर से यही बात रिपीट करूंगा कि सिर्फ उनको क्रिटिसिज्म करके हमारे हालात नहीं बदलने वाले। हम लोग हर स्पेस में क्रिटिसिज्म करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन हमें अपने एंड से अपने आप को देखना है कि हम कैसे ठीक होंगे। और ये जो बात बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग खुश होते हैं कि जो थोड़ी बहुत कश्मीरी लाइक माइंडेड बात करते हैं, भाई ये आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। ऑल ऑफ ए सडन आपको पूरे कश्मीर का माइंड सेटअप एक जैसा नहीं बनेगा, ये स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप बनेगा। बनेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है कश्मीर में, जो आप बोलते हो हर एक बंदे का एक कंट्रीब्यूशन है। एक कश्मीरी का भी कंट्रीब्यूशन है, एक नॉन कश्मीरी का भी कंट्रीब्यूशन है, एक आर्मी ऑफिसर का भी कंट्रीब्यूशन है। देखो मैं बताऊंगा, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं आई अंडरस्टैंड कि अगर वहां से कॉन्वॉय आ रही है मुझे गाड़ी साइड में लगानी है, आई अंडरस्टैंड। चलो मैं साजिद भाई की बात को आगे ले जाता हूँ कि चलो मैंने अब गाड़ी साइड पे भी लगाई, लेकिन अगर वही बात मुझे कन्वे की जाएगी आराम से और प्यार से कि भाई गाड़ी साइड पे लगाओ, बिना गाली के, आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, बिना गाली के हमें गाड़ी साइड पे नहीं कराते। और ये बशारत साहब भी मेरे से एग्री करेंगे, ये भी यहीं से बिलोंग करते हैं। बिना, अगर वही बंदा उस बंदे को बोलेगा आराम से गाड़ी साइड पे लगाओ, बहुत चेंज आती है। ये मैं आपको पर्सनली बोलता हूँ क्योंकि मेरी इंटरेक्शंस रही है बहुत सारी अच्छे ऑफिसर्स के साथ। जब वो प्यार से बात करते हैं ना तो दिल खुश होता है। इंसान बोलता है ऐसे ही करके बहुत सारे जो होते हैं यूथ में, वो 18 16 17 साल का बंदा वैसे ही हाई ऑन वो होता है, उसका वो एंड्रोन लेवल हाई होता है, उसको अगर मैं भी गाली दूंगा कश्मीरी होके भी वो मुझसे भी गुस्सा करेगा। तो
मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज पाकिस्तान को मिलियन टाइम्स आप क्रिटिसाइज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ क्रिटिसाइज करने से हमारे हालात नहीं बदलेंगे। हमें ये देखना है कि आगे जब हम फॉरवर्ड जाएंगे, रही बात एक बंदे ने यहाँ पे भाई साहब ने ड्रग्स की बात की, पाकिस्तान भेजता, उसका कोई अपना रॉन्ग इंटेंशन है, लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान से ही ड्रग्स आ रहे हैं? नहीं। मैं यहाँ पे बीजेपी को पिन पॉइंट करूंगा, शायद किसी को बुरा लगे। अडानी पोर्ट पे 3,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, किसी ने बात नहीं की। क्यों? क्योंकि वो लॉयलिस्ट है बीजेपी के। क्या वो ड्रग्स अगर पहुंच जाते, क्या वो मेनलैंड इंडिया में नहीं आएंगे? बात सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, बात पूरे इंडिया की है। यहाँ पे जैसे मैं हूँ, यहाँ का कश्मीरी बंदा पढ़ने बाहर जाता है, यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, वो तो जरूरी नहीं है कि कश्मीर में ही ड्रग्स करेगा, वो बाहर से भी ड्रग्स कर सकता है। पहले यहाँ कश्मीर में कोई डरता था सिगरेट पीने से यूथ में, क्यों? बड़ा वाला कोई देखता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ड्रग्स कश्मीर में ही है, ड्रग्स बाहर भी है। अगर छोटे लेवल पे यहाँ पे पता है, एक आम कश्मीरी को भी, अगर यशपाल जी मतलब कभी शायद कश्मीर आते होंगे तभी उनको इतना इन्फॉर्मेशन है, यहाँ एक आम कश्मीरी को भी पता होता है कुछ वो बंदा ड्रग्स ले रहा है, वो बंदा ये चीजें कर रहा है। एक कि कैसे पॉसिबल है कि एजेंट जो पुलिस फोर्स वहां है उसको नहीं पता है? हाँ, मैं बोलता हूँ कि जो ये एक्ट बना है ड्रग्स के अगेंस्ट के लिए, अगर कोई बंदा कंज्यूम कर रहा है, वो इसका बेचारा वो विक्टिम है, उसको मारो नहीं, उसको पकड़ के हमें फिर मैं एक कश्मीरी नॉर्मल बंदा ये सोचता हूँ, अगर मुझे पता है ये बंदा ड्रग्स ले रहा है, मैं इसको पकड़ूंगा, पहले मैं इसको काउंसलिंग करूंगा। अगर ये 18, 20, 21 साल का बंदा है, ये तो बेचारा विक्टिम है, इसको मैं काउंसलिंग करूंगा, इससे मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये कैसे पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े रैकेट फंसते क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं इंटरनली कोई किसी ना किसी चीज का, मे बी मेरी बात किसी को कड़वी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हर चीज में घुसी जा रही है। और ड्रग्स जो ऐसी बीमारी है, जैसे वेपन ने डिस्ट्रक्शन की है, नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन जो है वो ड्रग्स करेगी, कोई इससे एग्री करे या नहीं करे। जैसे हम बोलते हैं मेरा घर ठीक है, कोई नहीं, मेरे घर में कोई नहीं पी रहा है, ठीक है, लेकिन मैं कश्मीरी हूँ, 30 साल का बंदा हूँ। 10 साल 15 साल पहले जब मैं कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में था, हमारी एज के बंदे डरते थे सिगरेट हाथ में लेने से भी। आज ऐसा है कि 10 साल का 12 साल का बंदा सड़क पे आराम से मेरे सामने सिगरेट पीता है। तो इसका मतलब स्लोली ये पॉइजन हर किसी के घर में जा रहा है। तो इसमें आवाज उठाने की बहुत जरूरत है। और सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा, जो हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं, उनको बहुत मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है मीडिया से, जो जेन्युइनली कश्मीरी वैसे नहीं है। शायद इसमें एग्री करे कोई, मुझे नहीं करे, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है। कश्मीरी ऐसे है, कश्मीर में ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, और फिर उनकी बेचारों की, उनकी भी कोई गलती नहीं होती। मुझे भी जब आके कोई बोलेगा यार ये इंडियन ऑफिसर है, ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल, ये मार डालेगा, मेरे दिमाग में छवि बैठ जाती है, नहीं यार, आर्मी वाला मेरा दोस्त कभी नहीं बन सकता, पुलिस वाला मेरा दोस्त नहीं बन सकता। ऐसी ही जब कश्मीर की इमेज, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी की हिम्मत क्यों नहीं होती है पूछने की मीडिया में, नेशनल मीडिया पे, वो यार क्यों इतना कश्मीरी को आप लोग टीवी टॉक शोज में बैड इमेज करके दिखाते हो? एक रूरल एरिया का बंदा, राजस्थान का, चेन्नई का, केरला का, कहाँ आएगा कश्मीर? जिसको खाने शाम को बेचारी मेरी तरह खाने के लिए बड़ी बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज होते हैं, वो कहाँ आएगा देखने कश्मीर? ये तो वही बंदा आके बोलता है फिर जो कश्मीरी से मिलता है। फिर क्या होते हैं, फिर छोटी छोटी बातों पे यहाँ का 20 साल का 18 साल का लड़का वहां जाता है, हाई उसको, अब हम बोलते हैं कश्मीरी क्यों रिएक्ट करते हैं? मैं इस पे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये 70 साल से नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, ठीक है। अब एक बंदा 20 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, 18 साल का लड़का बाहर जाता है कश्मीर से। 18 साल उसने विसिनिटी में, लोकलिटी में, कहीं से किसी ने मजाक में बोला, किसी ने भड़काव किया, किसी ने अच्छे से बोला, उसको दिमाग में बैठ गया, नहीं यार इंडिया मेरी कंट्री नहीं है, पाकिस्तान मेरी कंट्री है। वो उठ के जाता है बाहर पढ़ने। अब उसको वहां पे 1% भी अगर कोई ट्रिगर करेगा ना, वो भड़क जाता है। हम लोग तो जो यहाँ से बाहर जाता है, वहां जो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको जो यूथ है, जब वहां मैं भी बाहर पढ़ के आया हूँ, मैंने पंजाब से पढ़ा है, मैंने जम्मू से पढ़ा है, मैंने दिल्ली में जॉब की है, मैं वहां रहा हूँ, मुझे जब प्यार मिला तभी आज भी मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स है वहां के, वो अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में, हम लोग अभी भी मिलते हैं। लेकिन उनको भी पता है। लेकिन मैं इतना बोलूंगा, अगर भाजपा आने से, सेंटर में आने से बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई है, लेकिन कश्मीरियों की बहुत इमेज उन्होंने खराब की है। हम लोगों को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है नेशनल मीडिया पे, जैसे मतलब हर एक कश्मीरी के घर में अलमारी में AK-47 है, कोई आता है नॉन मुस्लिम उसको मार देता है। मुझे एक गिला सिर्फ अपनी जम्मू कम्युनिटी से है, मेरे अपने बहुत सारे दोस्त जम्मू से, कि मैं पढ़ता भी हूँ वहाँ पे, उनसे एक मुझे उनसे गिला है। वो हर बार ये बोलते हैं कि कश्मीरी हमारे लिए आवाज नहीं उठाते, कश्मीरी हमारे लिए ये बात नहीं करते हैं। चलो, कश्मीरी भी तो एक लिमिटेशन है कि हाँ ये बेचारे गन कल्चर के अंडर फंसे हैं, इनको दोनों साइड से सोचना पड़ता है, किसकी बात करूं, शायद ये ना गोली मार दे, शायद वो ना गोली मार दे। जम्मू वाले हमसे फिर भी एक पीसफुल एरिया में है,
कभी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया किसी को, यार तुम लोग हमारे नाम पे क्यों रोटियां सेक रहे हो, क्यों हमें इस्तेमाल कर रहे हो कश्मीरियों के अगेंस्ट? एक भी बंदा जम्मू से उठ के ये बोले यार कि एक बंदा मुझे कश्मीर में दिखाओ जो बोलेगा कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं आने चाहिए। जिसको 110% प्यार होगा ना पाकिस्तान से, ये आपको मैं गारंटी से बोलता हूँ, अगर वो प्रो पाकिस्तानी भी होगा ना, फिर भी वो बोलेगा कि कश्मीरी पंडित वापस आना चाहिए। एक भी बंदा यहाँ नहीं बोलेगा कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं आना चाहिए। मेरे घर में मुझे बोला जाता था बचपन से कि आपको नहीं पता कितना मजा था जब कश्मीरी पंडित यहाँ थे, हम लोग कैसे एंजॉय करते थे। मेरे पेरेंट्स थे या मेरे रिलेटिव्स हैं जो उनके साथ पढ़े, बोलते थे तुम्हें नहीं पता कि कश्मीर में क्या मजा था कश्मीर पंडितों की वजह से। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ड्रग्स भेज रहा है उसका तो रॉन्ग इंटेंशन है। क्यों नहीं होती है इस चीज की जानबीन कि यार अगर लोकल यहाँ लेवल पे ड्रग्स आ रहे हैं, ऑफिसर्स को पता है, वो क्यों नहीं इनकी ग्रिलिंग करते हैं? पकड़ो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, बड़े बंदे को पकड़ो, उसको अंदर करो। 4 दिन के बाद हर किसी को पता है, वो लोग फिर से मार्केट में होते हैं। अगर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा किसी का ये ड्रग्स कर रहा है, महीने 2 महीने बाद वो बाहर आता है और उसको मेरे साथ फिर खुंदक होती है, फिर मुझे अपनी खुंदक उसके साथ खत्म करनी पड़ती है पहले, फिर मेरी लाइफ हेल बन जाती है। तो मैं यही बोलूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन सबसे पहले मैनलैंड इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, मेरी उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, रादर देन मैं चाइना के लोगों से एक्सपेक्ट करूं या जाके अमेरिका से एक्सपेक्ट करूं या किसी और से। यशपाल जी यहाँ पे है या अमन साहब दिल्ली से है, कोई कहीं से है, कोई मुंबई से, मेरी एक्सपेक्टेशंस इनके साथ है, मेरी एक्सपेक्टेशंस कहीं और किसी के साथ नहीं। और यही लोग जब हम लोगों को ओपनली एक्सेप्ट करेंगे और ये मिस इन्फॉर्मेशन को भूल के कश्मीरी की बात सुनेंगे, न्यूज वाली व्हाट्सएप वाली स्टोरी नहीं सुनेंगे, व्हाट्सएप वाली न्यूज को नहीं बिलीव करेंगे, बिलीव मी 2 साल या 3 साल के बाद आपको जो साजिद भाई ने बोला कि ये रातों रात गन कल्चर खत्म नहीं होगा, एक टाइम आएगा जब बंदा 5 साल बाहर कॉलेज में पढ़ के बाहर से आएगा ना, वो वापस आएगा ना, वो बोलेगा ये सब बकवास है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मारिफ साहब, यश जी, हाँ सर बोलिए सर, बोलिए ये बोलिए। हमारे साथ 2-3 लोग हैं, मैं इनका नाम लेना चाहता हूँ। आई होप आप इनको सर जान सकें। इफ्तार साहब, हाँ जी सर, इफ्तार साहब को मैंने माइक दिया है। इफ्तिकार हमारे साहब बीच भी में है, साहिल बशीर हाँ साहब जी। भी है, अरशद जी भी है, और आप फिलहाल इन लोगों को बताइए, और इंजीनियर महराज भी है। फिलहाल आप साहिल बशीर को आप दीजिए, चांस दीजिए। हाँ जी बोलिए सर। मीर साहब देना एक बार, आप माइक देना इनको। साहिल साहब आप बताइए। माइक दे दिया, साहिल साहब को माइक दिया है। चलो ठीक है, बोलिए सर, आप बोलिए। कुमैल अंसारी साहब भी होंगे, आप उनको देखिए। एक समय कुमैल साहब को रिक्वेस्ट भेजता हूँ। ठीक है सर, ठीक। आप एक बार ये साजिद भाई को को होस्ट बना दो। मैंने बनाया था सर, मैंने 3 बार बनाया इनको, इन्होंने मेरे को से एक्सेप्ट किया नहीं शायद। कुछ बग आ रहा है इसमें। आप कुमैल साहब को ऐड कीजिए आप। सर दिया मैंने आपको सर, कोर्स दिया मैंने आपको, एक्सेप्ट कीजिए आप। मेरे पास तो आया नहीं। कुमार साहब को दे दी माइक। अरे मैं थोड़ा बीच में इजाजत चाहूंगा बोलने के लिए। मारिफ भाई, मसूद भाई, आपकी बातें सुन के ना मैं काफी हद तक सहमत हूँ। देखिए, मीडिया जो दिखाता है सियासत है, पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है। आपकी बातें ना, ये स्पेसेस तो इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं ना कि आपके भी जो गीले शिकवे है वो हम समझेंगे, डायलॉग करेंगे। मैं आप पे चढ़ना नहीं चाहूंगा कि ये गलत बोला या ये सही बोला। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बात सुनूं, समझूं कहाँ हम लोग गलत है, कहाँ आप गलत है। दोनों तो सही नहीं हो सकते, दोनों भी गलत नहीं हो सकते, पर दोनों सही भी है, दोनों भी गलत है। तो वही ये स्पेसेस जो है ना, हमारे मीर भाई ने, साजिद भाई ने, यश भाई ने जो किए है, और मीर भाई जो अशफाक भाई भी है, तो बस ये मैं चाहूंगा कि यार आप बोलिए, दिल खोल के बोलिए, जो बोलना है, जितनी भी कड़वी हो आपके जहन में हो, आप बोलिए, मतलब एकदम खुल के बोलिए। हमारी मुंबई भाषा में बोलते बिंदास बोलिए। आप जब बोलेंगे तभी तो हम मसले पे आएंगे। किसी के साथ कोई कड़वाहट नहीं है। नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो भी है गीले नहीं मैं समझ गया। नहीं यस जनरल पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। हाँ, वो अल्फाजों को मत पकड़िए। मेरी बाकी कड़वाहट मेरी किसी के साथ नहीं। नहीं मेरी अल्फाजों को मत पकड़िए। मेरे अल्फाज मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो भी मतलब कंप्लेंट जो भी आपको लगता है ना, वो आप बोलिए। मतलब हम तब अब जब बोलेंगे ना, तभी तो सामने वाला, मैं अगर सुनूंगा, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा। जैसे आपने बताया था कि जैसे जो सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं वो थोड़े क्या बोलते हैं ना, मतलब जो पुलिस वाले, नॉर्मल पुलिस वाले, वो तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी वैसे करते हैं। तो वो तो कंप्लेन हम सब जगह पे, और वो मतलब वो बात जायज है, मुझे काफी हद तक जायज लगती है कि जो बाबू लोग हैं वो लोग अपने आप को कुछ क्या बोलते हैं ना, बाबू लोग अपने आप को सरकार समझने लगते हैं। मतलब वो मेंटालिटी है जो, तो वो बात मैं आपकी काफी समझता हूँ कि पुलिस हमारे यहाँ पे भी काफी कबार जायज करती है। पर मुंबई में अब पहले होता था, अभी इतना नहीं है। तो वही मैं मतलब मेरा कहने का मतलब आप शायद से समझ गए। कुमैल साहब, बिल्कुल कुमैल साहब, थैंक यू। कुमैल साहब बोलिए सर, बोलिए। Am I audible to everybody? यस सर, श्योर।
सॉरी मेरी ना तबीयत आजकल ठीक नहीं है, डाउन विद डेंगू, बट today's space was very important, and I thought I should be a part of it because of some recent events. देखिए आज नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल हु नो मी उनको पूरा पता है कि मेरी लाइन किस तरह रहती है, लेकिन आज जरा थोड़ा सा कुछ ऐसे वाक़ात हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो उससे जरा काफी दिल तंग हुआ है और अडेप्ट नहीं कर पाता इंसान। सबसे पहली बात यह है कि देखिए जब आप एक स्पेस बनाते हैं पाकिस्तान वांट्स कश्मीर नॉट कश्मीरीज, देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल दैट पाकिस्तान के अपने हालात, इंटरनल हालात बहुत खराब है, वेदर इट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, उनका जो आपका कॉरिडोर है, इन्वेस्टमेंट है, बाकी चीजें हैं, एक वो है। दूसरा उनमें ये तो सिद्ध हो चुका है, ये तो प्रूवन है, आई कॉल इट एन ओपन सीक्रेट, कि वहाँ की मिलिट्री रिजीम सिविलियन गवर्नमेंट को कभी चलने नहीं देगी। बरक्स इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, बट छोड़ दीजिए, पाकिस्तान जो 30 साल से हमारे साथ यहाँ कर रहा है वो तो कर रहा है, वी कैन हैंडल दैट। वो कहते हैं कि किसी भी चीज के लिए खून की जरूरत होती है, वो हम लोग बहा रहे हैं पिछले 30 साल 40 साल से। बट अनफॉर्चुनेटली द क्वेश्चन इज समथिंग एल्स, जो मैं आज कहूंगा कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और कई लोग इसमें एग्री भी करेंगे। आई एम डिसअपॉइंटेड विद द वे थिंग्स आर गोइंग एट आवर एंड। आवर पुलिस इज सीन टू बी फॉलिंग। आवर पुलिस जिसका एक रुतबा होता था, इट वॉज एट अ लेवल जिसको डिग्रेड किया जाता है। पुलिस इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट TRF इज, एंड आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस कि दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट TRF इज। दिस इज समथिंग अनइमेजिनेबल। एक चीज। दूसरी चीज, देखिए मैं ओपनली बात करता हूं, it has been a far too long that they have a boss who needs to go. I've been saying it at every forum that this person needs to go. Our jawans, our young officers are getting killed every single day. और परसों का जो ये हैदरपोरा का वाक़या हुआ है, I mean, what is it? Our police is a dedicated force in the country. It is one might to reckon with. कोई इतनी ज्यादा प्रोफेशनल फोर्स है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है बॉस, इंडिया कोई टीम हार जाती है ना या जीत जाती है, सवाल हमेशा कैप्टन से पूछे जाते हैं। आपके DG पुलिस से तो कोई किसी ने पूछा नहीं। अगर परसों अब इंक्वायरी होगी, इट्स माई थिंकिंग, अगर उसमें ये पाया गया कि डेलिबरेटली 3 लोगों को ह्यूमन शील्ड बना के उनको मार दिया गया, सर I am categorically saying the DG police should be the fall guy. He should step down because it's his team. और why जब सक्सेस होता है और कोई होता है, ये तो मीडिया ऑप्टिक्स के लिए आगे आगे आते हैं, और जब ये इतना बड़ा कांड हो गया, इस वक्त कोई बयान नहीं दे रहे हैं, IG साहब को आगे करके कह रहे हैं कि we are going to see। और इतनी क्या मुसीबत हो गई कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी को ऑर्डर करनी पड़ी इंक्वायरी। Isn't it a bit वो क्या बोलते हैं उसको, एक शक वाली बात नहीं है कि अपनी पुलिस फोर्स पे हमें भरोसा नहीं है? So something somewhere has gone wrong, और इनको करने की क्या जरूरत पड़ी थी? और दूसरी चीज, जब भी कोई मिलिटेंट मरता है उसकी बॉडी नहीं दी जाती है, यहाँ बॉडी दी गई थी। That means all 3 of these people, or maybe 2, Altaf and this Dr. Mudassir Gul, they were not militants, easy outgoing people just like you and me. Father, a brother, a son, a dedicated person for society. So this is what happened. And I just want to know, my brother, Sahil Bashir Bhatt, has been receiving open threats on one of the spaces. And I don't know who that, मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ, that asshole, whosoever he is, it's his lucky stars. Nobody from my country can stop me to pull his eyes out. We are like that. We can do that. And that's a woman, that Falak Bhatt. I don't know what a parody account it is. बड़ा बकवास करती है इतना, वो मुझे पता है वो कौन है। वो यहाँ से असाइलम लेके गई है दूसरी कंट्री में, और वहां से अपना बकवास करती रहती है और अपना वो करती है। दम है ना, असाइलम क्यों ले लिया तुमने?
शुक्र करो, मैं बार बार कहता हूँ, इंडिया ही एक ऐसा मुल्क है जहां आप अपनी ये बकवास और ये गलाजत अपने सड़े और बदबू मुंह से बोल सकते हो। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या किसी कम्युनिस्ट कंट्री में होते ना, you would have been butchered into pieces. You talk about operations on Muslims, तुम लोग बड़े मकार लोग हो। जब इवन मुस्लिम्स आर बीइंग किल्ड इन बर्मा एंड एवरीथिंग, तब तो आपको कोई इस्लाम याद नहीं रहता, कोई कुछ नहीं याद नहीं रहता। हाँ, आपको यही याद आता है। फॉरगेट दिस। आपके जो स्ट्रीट्स हैं, आप लोग अगर सो रहे हो ना रात को, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। बट अगेन आई मस्ट से दिस, आवर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नीड्स रिफॉर्म्स। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारे ब्यूरोक्रेट्स। न्यू दिल्ली, आई नो ऑन अ पर्सनल नोट how nice the New Delhi has the plans for upcoming Kashmir. ये जो last time lot of issues were there, our ex chief minister जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू दिया था टाइम्स नाउ पे, जब उन्होंने कहा था यहाँ कुछ नहीं हुआ। You know, उसका वो यहाँ कुछ नहीं हुआ, उसका जो रीजन है, it's not because of government of India, it is about this cancer. Trust me guys, when I know this, it is the cancer जो यहाँ सेक्रेटरीट में बैठा है। Sir, we need 100% overall, ताकि मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से काफी couple of times रूबरू हो चुका हूँ, and I know what kind of a genuine person he is. He is trying to tell the world, यार ठीक है, we are trying to fix this. 70 साल की प्रॉब्लम आप 7 साल में खत्म नहीं कर सकते हैं, but he is trying to get the focus back. आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखिए कितने लोग मारे गए। ये जो ये लोग धमकियां देते हैं ना, पुलिस शुड प्रूव दिस। इनके पास ये आईटी सेल्स वगैरह हैं, किसमें उसको आग लगाना है। जब तक ये साहिल बशीर भट्ट को मार देंगे, तब तक ये बोलते रहेंगे वी आर डूइंग घंटा। यार फॉरगेट अबाउट इट। वो साहिल बशीर भट्ट क्या अपना अलग पाकिस्तान का कुछ प्रोपगेशन कर रहा है? ही इज बिलीविंग इन द आइडिया, ही इज बिलीविंग इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। सो क्या स्टेट मशीनरी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने की? आई नो ऑन दिस पर्सनल नोट that he sent so many letters to the concerned authorities, to the home ministries and to the director general of police कि भैया मेरा सिक्योरिटी का देख लीजिए। बट फाइलों पे फाइलें हो रही हैं, वही सनी देओल का तारीख पे तारीख। दिस इज द रीजन, एंड ट्रस्ट मी गाइस, पिछले 2 साल से 2.5 साल से आपने देखो, मैं बार बार ये कहता हूँ, बिफोर आई कंक्लूड जस्ट अ स्मॉल पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स जो हैं पिछले 2 साल, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एब्रिगेशन के बाद, सबसे ज्यादा वर्कर्स जो मारे गए हैं वो बीजेपी के मारे गए, और बाकी लोगों के भी मारे गए हैं, बीजेपी की तादाद ज्यादा है। लेकिन जरा उनकी हालत देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई फायदा नहीं हो, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। बस ये ऐसे नहीं चलेगा। कहीं ऐसा ना हो जो लोग आपके साथ आज हैं कारवान में, who are here for keeping the flag of India alive, आप लोग उन्हीं का हाथ छोड़ दें, उनका दामन छोड़ दें, तो आपका झंडा कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। यहाँ इनफैक्ट आई एम इन जम्मू, बट ऑनेस्टली यहाँ जम्मू में भी ऑल द पीपल हु वर सो हैप्पी, ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज, मैं आपको आंखों देखी कानों सुनाई बातें कह रहा हूँ। जम्मू में ऑल द पीपल, ऑल द फैमिलीज हु आर हैप्पी, नो, आर्टिकल 370 हट गया, जरा आज उनसे बात कीजिए। ट्रस्ट मी, गालियां दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किस लिए? क्योंकि उनके साथ 2 साल में, देखिए श्रीनगर में तो हालात खराब है ना, वहां तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जम्मू में तो सब कुछ ठीक था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस ब्यूरोक्रेसी is taking this not back to 70 years but 170 years. Thank you. साहिल बशीर। शरद भाई, यहाँ पे हमारे वजाहत भाई नीचे लिस्टन में बैठे हुए, कृपया करके ये माइक दीजिए प्लीज वजाहत भाई को। साहिल बशीर। यस जी, आप नीचे अर्शिया जी भी होंगी, आप उनको भी माइक दीजिए। अगर इफ्तिकार साहब आना चाहें या वजाहत साहब आना चाहिए, आप उनको भी मौका दे सकते हैं। सर मैंने माइक दिया उनको, सर माइक दिया सर मैंने उनको, इफ्तार साहब को दिया सर मैंने।
क्या सर आपको माइक अर्शिया जी होगी। आप साजिद भाई को को होस्ट बनाइए। अर्शिया जी होंगी। एक मिनट सर बनाया है मैंने कोर्स में, उनको बस आ नहीं रहा। साजिद सर आपके पास आया, देखना लिंक एक बार या आपके पास। अब आ गया। हाँ जी लीजिए लीजिए। मैं अर्शिया जी को ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी। अर्शिया जी आप एक्सेप्ट कीजिए। यस सर। जी अर्शिया जी। इट्स मैम एक्चुअली काफी अच्छा रूम है, मैं सुन रही थी। आई थिंक कुमैल इज इट, कुमैल साहब को मैं पहली बार सुन रही हूँ। एंड वंडरफुल व्यूज, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। एंड यही है कि टाइम लगेगा, काफी टाइम हमें रिबिल्ड करना है सब कुछ। लेकिन आई वुड सजेस्ट कुमैल साहब थोड़ा सा स्पिरिट रखें अपने फोर्सेस के, अपने सिक्योरिटी पुलिस के। इट्स अ वेरी टफ टेरेन, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। इट्स बिकम वेरी डेडली। पहले तो पता होता था कौन है, अभी तो पता भी नहीं चल रहा। इफ पिस्टल्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, पीछे से वार होगा, ये भी नहीं पता कि कौन है, तो इट मेक्स इट वेरी टफ। एंड आफ्टर ऑल ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है, तो थोड़ा सा अगर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, दैट वुड बी मच बेटर। बाकी यस, आई अंडरस्टैंड कि ट्रेजेडी हैज अकर्ड and it was expected. In fact, I would say कि ये plan भी था. They want them to make mistakes so that as usual वो उनके ऊपर ये करें। I think कि जितना ज्यादा आप डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करें उतना ये बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे सब में देखा है मैंने, कश्मीरी हम जो हमारी कौम है काफी कंफ्यूज आइडेंटिटी रहती है। वो अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे रूट्स कहाँ पे हैं। उनका वही है, दिमाग में डाला हुआ है कि इट्स बिकमिंग अ मेजॉरिटी हिंदू नेशन एंड एवरीथिंग। तो वो डरते हैं अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने में, रिफ्लेक्ट करने में, कंटेम्पलेट करने में। एकदम से पीछे से कोई कुछ कह देगा, सैफ्रनिस्ट कह देगा, संगी कह देगा, समथिंग लाइक दैट। वी हैव आवर यूनिक आइडेंटिटी, यस ऑफ कोर्स, एथनिक कश्मीरीज, बट एट द सेम टाइम वी आर रूटेड टू द इंडिक सिविलाइजेशन आल्सो। तो दैट वुड बी मच बेटर एंड इट वुड काउंटर एनी न्यू जनरेशन जो इस ट्रैप में पड़ता है, क्योंकि आपकी रिक्रूटमेंट अभी भी हाई है। मैं ग्राउंड रिक्रूटमेंट की बात नहीं कर रही, मैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की बात कर रही हूँ। तो अभी ये जो लीक्ड चैट्स भी हुए थे, एंड ये चीज बहुत डिटर करता है, इफ youngsters are talking about poisoning snacks and poisoning teas and poisoning biscuits and poisoning fruits, it doesn't bode very well. तो आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कितना टफ होगा, बिकॉज ये जो तरह का वॉर है, अब जब एक सिविलियन पॉपुलेशन सोच रही है, एक सिविलियन फ्रिंज एलिमेंट सोच रहा है हाउ टू पॉइजन food items of pro-India voices and identifying their family members, identifying कि किसके father मस्जिद में कितने बजे जाते हैं, identifying कि किसका भाई या किसकी बहन कहाँ काम करती है, and ये it creates a very different kind of hazard for counter-terrorism. So I would suggest कि at least give the security forces benefit of doubt. वो भी तो हमारे ही जैसे हैं, whether they are Hindus or Muslims or Sikhs in the forces. ये सोचिए कि उनको कितना कुछ झेलना पड़ता है। उनको वो तो है ही, लगा ही हुआ है कि कोलैबोरेटर हैं, वो ही है। At the same time, they are also not termed as Muslim enough to be fighting back. तो मेरा तो ये, मैं सुनना चाह रही थी, एंड आई हर्ड सम वंडरफुल वॉइसेस। आई वांट टू गो बैक टू द ऑडियंस एंड जस्ट लिसन, बट मेरे दो सेंस यही थे कि थोड़ा सा और, बिकॉज 30 साल का जो डिस्ट्रक्शन है, इनफैक्ट 30 साल का भी नहीं है, पिछले मैं जो स्टडी कर रही हूँ, जो मैंने निकाला है, जब हमारे पैदा होने से पहले जो ये सारा चल रहा था, इट्स बीन एटलीस्ट 70-60 years ऑफ डिस्ट्रक्शन। इतना ज्यादा हमारे माइंड को कंफ्यूज कर दिया गया, डिसइल्यूजनमेंट है, डिसइंफॉर्मेशन है, इतनी हिडन हिस्ट्री है जो हमें भी नहीं पता। आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग द 80s डेकेड। इतना कुछ निकल रहा है जिसको मैं इंतिफादा फैक्ट्री बोलती हूँ, इतना कोलैबोरेशन हुआ है। मेरे को तो ये हैरानगी हुई, मैं पली बड़ी हूँ चाणक्यपुरी एरिया में,
I just a few days back I connected कि the Pakistan embassy is just next door to the Kashmir house. ये कैसे हुआ? And ये किसने idea दिया? I mean I'm trying to recall. I was very young, but I recall all those हमारे जो ex CMs and अब तो वो they are dead also, governors and everybody passing through those gates. And for me, I timed it. I started walking from the Chanakyapuri gate to the Pakistan consulate. It takes exactly 18 minutes. एंड 80s के दशक में ना तो आपके पास इंटरनेट था ना मोबाइल था, आप आराम से बहुत कुछ कर सकते थे। तो 89 ज्यादा दूर नहीं था जब एंटी सिख राइट्स हुए दिल्ली में। 89 वाज नॉट दैट फार ऑफ। तो मतलब क्या हो रहा था, आप अपने ही कंट्री में आपको पता ही नहीं चल रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग। गजवाए हिंद वाज ऑलरेडी इन प्लेस। इनफैक्ट जनरल जियाज ऑपरेशन जिब्राल्टर के प्लान्स तो 1965 में ही बने थे, वो आज भी चल रहे हैं। His war room plans are in place. The only thing is they've incorporated technology now. They've incorporated digital warfare now. तो अभी जो आप देख रहे हैं that's a hybrid warfare. So ये leaked chats वगैरह they are part of it. तो I would suggest कि people थोड़े से security forces का benefit, give them a benefit of doubt because the terrain is very very treacherous. एक civilian population के बीच में proxy war लड़ी जा रही है। एंड पहले जो थोड़ा हमको पता भी था अर्ली 90s में कौन है, उसके बाद अर्ली 2000 में पोस्ट सितंबर 11 वो भी पता था एटलीस्ट कौन कौन है, कौन सा ग्रुप है। अभी तो पता ही नहीं चल रहा। इनफैक्ट यू विल फाइंड वेरी पीपल हु आर स्पीकिंग प्रो नेशनलिस्ट स्पिरिट में, प्रो इंडिया, दे विल बी द वेरी वंस हु आर सेलिंग यू आउट। सो इट्स बिकम दैट डेडली। तो ये करें, हम तो कर ही रहे हैं ग्लोबल इसमें डिसइंफॉर्मेशन लैब के साथ। एंड हमने तो वो ग्लोबल नेटवर्क निकाला है, उसकी मैपिंग हुई है, वो चार्ट्स भी स्प्रेड आउट हो गए हैं, हम तो उसको काउंटर कर ही रहे हैं। लेकिन ऑन द ग्राउंड आई वुड रियली वांट कि एवरीबडी गेट coordinated, everybody get united, start thinking of this new generation which needs to believe in the idea of Kashmir as well. Different vocations जो आ रही हैं, technology आ रही है। I am so happy to see Kashmir getting into cultural arts and movies and music is coming back and hopefully we'll have a cinema, we'll have many cinema houses and cinema industry back and जो था पहले, I mean, but with much more progress and हमारे I would love कि Winter Olympics are hosted in Kashmir. It ought to be a venue for it. Tourism के वास्ते से, not only that, pandemic की वजह से हमारा जो फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, वो जो herbs का है, जो अवेलेबिलिटी है, जो मेरे फादर लोग कहते थे, he was in the geology and mining department, कितना कुछ नॉलेज है हमारे पास herbs का जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है। We could be exporting medicinal, so much of medicine and so much of research. हमारे scientists are winning awards outside. If you see, वो छुट-पुट वो न्यूज़ निकलती है, वो mainstream में नहीं आती है। Somebody is winning a fellowship in America, somebody is winning a fellowship in Germany. Cellular biology पे काम हो रहा है, छोटे-छोटे innovations आ रहे हैं। Girls are making, startups कर रहे हैं, entrepreneurship में जा रहे हैं, apps बना रहे हैं। So it's wonderful to see the vibrant Kashmir. लेकिन please, हम तो करें काउंटर, आप भी करिए कि उनको कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी ना हो। ये जो ABCDs है जो अभी कोई मेंशन कर रहा था, आई डोंट नो हु, कुमार जी किसी फलक का बात कर रहे थे, आई हैव टू फाइंड आउट हु दैट इज। तो ये ABCDs जो है ब्रॉड बेस्ड कंफ्यूज्ड देसीज, वी आर फाइटिंग देम बट ऑन द ग्राउंड इट वुड बी रियली ग्रेट इफ यू स्टार्ट what can I say? Thank you. हमारे बीच में आरती टिक्को जी थी, शायद मैंने उनको माइक दिया था तो वो चली गई हैं। तो मेरे साथ इख्तियार साहब हैं, हिमांशु जी है, हिमांशु मिश्रा जी है, हिमांशु जी है, इख्तियार साहब हैं हमारे बीच। इख्तियार साहब अगर आप बोले तो दैट वुड बी बेटर सर। हमारे बीच में हिमांशु जी को दे दीजिए फिर, हिमांशु जी के पास है माइक शायद। हिमांशु जी बोलिए सर आप। थैंक यू सो मच यश साजिद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी कामरान सर बोल रहे थे, उनकी कुछ बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जिन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखता था वो अर्शिया मैम ने क्लियर भी कर दिया लगभग।
मैं 3 बार जम्मू कश्मीर गया हूँ और 2 बार तो घूमने के लिहाज से गया था और इस बार अभी जुलाई में गया था तो रिपोर्ट्स कवर करने गया था मैं। काफ़ी लोगों से मतलब मेरी बातचीत हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई कि मतलब कई चीज़ें जो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट और कश्मीरियों तक जो चीज़ें थी वो एक बहुत बड़ा गैप हो गया था। वो गैप बनाने वाले लोग थे, वो मैं नाम भी ले सकता हूँ, जो वहाँ की टॉप लीडरशिप थी, मुफ्ती और अब्दुल्ला फैमिली। और ये मतलब मेरा कहना नहीं है, ये आम कश्मीरी हूँ, मतलब मेरे जो ड्राइवर थे। हिमांशु जी, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरप्ट यू। आरती जी इज बैक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आरती मैम प्लीज बोलेंगे आप? मैंने माइक दिया था आरती मैम को। आरती मैम को दिया मैंने, प्लीज एक्सेप्ट। अगर हर्षा मैम मैंने दे दिया इनको माइक मैंने, तो शायद एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आरती, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। It's probably a new space for her because we are used to Clubhouse. We are not used to Twitter Spaces. After you'll have to accept it. You'll have to accept. There is a blue icon. You'll have to accept it. I think she will not move. She's too tired. Himanshu ji, please continue. Thank you. She's tired. She's had a very tough day. हाँ. Please go ahead. जी जी जी। तो मुझे जो चीज़ें समझ में आई वो यही कि अब तक जो मतलब कश्मीरियों और केंद्र सरकार के बीच में जो गैप हो गया था उसके मेन जो कारण थे वो मुफ्ती और अब्दुल्ला फैमिली थी। इन लोगों ने, केंद्र सरकार ने, यहाँ भारत सरकार ने, मतलब कोई भी हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार हो, कोई भी रहा हो सेंट्रल में, जितनी भी योजनाओं को या फिर जो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने दिया वो पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में नहीं लग पाया। जम्मू कश्मीर के लोग आज तक डेवलपमेंट को लेकर तरसते रहे। वहाँ की सड़कें बहुत खराब हो गई थी। ये आम लोगों का ही कहना था। वहाँ के जो लोकल कश्मीरी थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी जब तक वो पीडीपी या अब्दुल्ला के पार्टी से जुड़े ना हो या उनके परिवार से सिफारिश लेकर ना आए, उनको रोजगार नहीं मिलता था। अब ये चीजें बदल रही हैं धीरे-धीरे। अब ये चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और इसका असर आप देखिए कि आम कश्मीरी 370 हटने के बाद वाकई में बहुत खुश है। अभी कोई एक भाई साहब बता रहे थे कि स्टार्टिंग में खुश थे लेकिन अब उनकी नाराजगी है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अब तो और ज्यादा खुश हैं वो। अभी मैं जुलाई में होकर आया हूँ और मतलब 30 से 40 युवाओं से, महिलाओं से, जो आम वहाँ के कश्मीरी हैं उनसे मेरी बात हुई और लगभग सभी ने मतलब एक उसमें बोला कि नहीं, अब काफी चीजें बदल रही हैं धीरे-धीरे और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये और सुधार होगा। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई ये उसका एक रिएक्शन है। जब सब कुछ अच्छा होने लगा अचानक से तो हमारे जो नेबर कंट्री हैं पाकिस्तान वाले, उनको ये सूट नहीं किया। उनको ये सूट नहीं किया और उन्होंने जो है फिर खलल डालना शुरू कर दिया किसी भी चाहे जो भी एक्टिविटीज जो हो रही हैं इधर भी, टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हुई हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडितों को मारना या जो हमारे जो वर्कर्स हैं बिहार के और दूसरे जिलों के हिंदू को टारगेट करना, वो चीजें उनका वो है, प्रोपेगेंडा है। वो ये भय दिलाना चाहते हैं कि अगर भारत के लोग, भारत के मतलब बाकी राज्यों के लोग कश्मीर में आएंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनको मार डाला जाएगा। उनको मतलब उनके अंदर एक डर बैठाना चाह रहे हैं ताकि कश्मीरियों और जो भारत के बाकी राज्यों के लोग हैं उनके बीच में जो ये संबंध बनना शुरू हुआ है, जो मिठास और व्यवहार जो बनना शुरू हुआ है, वो फिर से एक दरार वो हो जाए। भारत के बाकी लोग फिर से समझने लगे कि भाई कश्मीर में तो सब कुछ ऐसा होता है, वहाँ पे तो सब लोग जो है गन लेकर चलते हैं, वहाँ बच्चा गन चलाता है।
ये चीज़ें लोगों के माइंड मेकअप में डालना चाह रहे हैं। वो चीज़ें हमें लगता है कि आम जो भारत के नागरिक हैं वो भी समझने लगे। उसका टूरिस्ट हब जो है आप देख रहे हैं लगातार वो बढ़ता रहता है। ये उसका एक उदाहरण है कि आम लोग समझ रहे हैं कि आतंकवादी क्या चाहते हैं। अब दूसरी बात कि ये जो पत्थरबाजी या कश्मीरी युवा जो बरगलाने पे आतंकवादियों के साथ मिल जाते हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, वो कैसे रुके? उसके पीछे मुझे एक जो बड़ी बात समझ में आई कि वो रोजगार और शिक्षा की कमी। कुछ बच्चे जो हमारे वहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो बाहर चले जाते हैं, देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, पढ़ते हैं, विदेशों में जाते हैं, पढ़ते हैं, वो तो काफ़ी अच्छे स्तर पे कर ले जाते हैं। लेकिन जो आम वहाँ पे जो नागरिक हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं, उनके बच्चे जो है वो इनके ट्रैप में फँस जाते हैं। उनको रोजगार चाहिए और रोजगार उस हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट कहें या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट कहें, दोनों उस हद तक उनको मुहैया नहीं करा सकते। वो सॉफ्ट टारगेट एक तरीके से बन जाते हैं। उनको पैसे का लालच देना, धीरे धीरे ड्रग्स और नशे वाली जो बातें हो रही थी, बिल्कुल वो है कि छोटे बच्चे से जब शुरू हो जाता है ड्रग्स और नशा कराना, वो बड़े होते 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 वो पूरी तरीके से उसके आदि बन जाते हैं और फिर उसको छोड़ पाना, उस नशे को छोड़ पाना वो मुमकिन नहीं होता। वो उस नशे के लिए एक सेकंड के नशे के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं, अपनी जान भी देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सबसे बड़ा वो रहा है कि रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी के लिए भी मुझे लगता है कि इन दिनों पिछले 2 साल के अंदर भारत सरकार ने जो वहाँ खासतौर पे एलजी साहब मनोज जी जो अभी गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ के युवाओं को, वहाँ के महिलाओं को, लोकल महिलाओं को वो उनके ट्रेडिशन के साथ जोड़ते हुए स्वरोजगार की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छा कदम है। ये आने वाले दिनों में मतलब सडनली इसका कोई असर दिखे ना दिखे, लेकिन आने वाले दिनों में इसका जरूर असर दिखेगा। हिमांशु जी, सॉरी थैंक यू सो मच। भारती जी हैं, थैंक यू वेरी मच मैम। भारती मैम प्लीज बोलिए। भारती मैम प्लीज। हाँ, sorry. Thank you, Yash. Thank you, Sajid. Thank you very much, ma'am. I'm sorry. I am really tired, so if I'm a bit incoherent, please forgive me. But सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान wants Kashmir, not Kashmiris, इस टाइटल के साथ मैं इत्तेफाक नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पूरा जो एविडेंस हमारे सामने है, हिस्टोरिकल ले लीजिए या आज का जो एविडेंस है, उस सब को देखिए तो पाकिस्तान को कश्मीर भी चाहिए और कश्मीरी भी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, पागल तो नहीं हो गई हूँ। कश्मीर उनको चाहिए क्योंकि कश्मीर में वैसे ही उनके इस्लामिक जिहाद के जितने भी ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, वो उस जिहाद के लिए फिट बैठता है और उनका एक्सपेंशनिस्ट व्यू जो है वो फुलफिल करता है। लेकिन उनको कश्मीरी भी चाहिए। कश्मीरी इसलिए चाहिए क्योंकि कश्मीरियों का खून उनको चाहिए। कश्मीरियों के खून पर उन्होंने जो दलाली की है पिछले 30 साल से, 35 साल से, और कश्मीरियों का खून बेच बेच के जो उन्होंने अपने महल बनाए हैं, पाकिस्तान आर्मी ने जितना पैसा कमाया है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के नाम पर, अमेरिका से ले लेके, मिडिल ईस्ट में चैरिटीज से ले लेके और मस्जिदों में पैसा इकट्ठा कर कर के जो इन्होंने पैसा कमाया है और अपने बच्चों के करियर में लगाया है, तो ये मान के चलिए कि पाकिस्तान को सिर्फ कश्मीर नहीं चाहिए, उनको कश्मीरियों का खून भी चाहिए। तो इसलिए कश्मीरी भी चाहिए। हाँ, उनकी डेड बॉडीज चाहिए, क्योंकि डेड बॉडीज से एक पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बन गई है, उसमें उस कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री में उनके कई सारे दोस्त भारत में भी है, हिंदुस्तान में भी है, और कई सारे जो दोस्त हैं उनके अमेरिका में भी बैठे हैं, लंदन में भी बैठे हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बनाई गई है,
आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो इंडस्ट्री है क्या। वो इंडस्ट्री है आर्म्स इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। पूरी दुनिया का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो सबसे बड़ा जो सेंटर है वो अमेरिका है। और कहीं ना कहीं चूंकि अब अमेरिका और चाइना एक दूसरे के टक्कर के हो गए हैं, तो चाइना के लिए भी ये सूट करता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बनी रहे। मैं चाइना के बारे में बाद में आऊंगी, लेकिन आज पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। तो पाकिस्तान जब मैं बोलती हूँ तो प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान असल में है क्या। पाकिस्तान वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का बेसिकली स्लेव है। वो स्लेव इस तरह है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं है, वो मर्सनरी आर्मी है। वो जो उनके सामने अच्छी रकम फेंकेगा, जो उनके सामने उनको ज़्यादा रकम देगा, तो वो उन्हीं के मर्सनरी बन जाते हैं। और उस मर्सनरी को अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने जो एम्पायर उन्होंने खड़ी की है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, अगर किसी भी पाकिस्तान आर्मी से जुड़े हुए आदमी को आप जानते हो और उनसे बात करें तो वो आपको बताएंगे कि उनके पास मल्टीपल सिटीजनशिप्स है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने ये बहुत अच्छा करके रखा हुआ है कि एलीट जो पाकिस्तान का है वो सिटीजनशिप ले सकता है पाकिस्तान की भी और बाहर के विदेशी मुल्कों की भी। तो उनके बच्चे सेटल हो जाते हैं, कश्मीरियों का खून बेचते हैं। वो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको भी खड़ा रखते हैं। तो हमारी आहुति दे दे के वो लोग ये कारखाना चलाते हैं। और उनके ही कुछ लोग जो है यहाँ पे भी बैठे हैं। हो सकता है कि इनफैक्ट मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ वो इस ग्रुप में भी है जो इस कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री के बेनिफिशरीज है, जिन्होंने कश्मीरियों का खून चूस के और कश्मीरियों का खून बेच के अपने घर बनाए हैं, बड़े बड़े बंगले बनाए हैं, पैसा इकट्ठा किया है। ये मान के चलिए कि पिछले 30 साल में जिन्होंने पैसा बनाया, जिन्होंने कोठियां बनाई, जिन्होंने बैंक अकाउंट्स भरे, जिन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई, कश्मीर से लेकर बाहर बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, जहाँ बड़ा शहर है भारत का वहाँ बनाई, और लंदन, यूके, यूएस, सब जगह। तो वो मान के चलिए कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री का एक हिस्सा है और बेनिफिशरी है। तो ये कहना कि पाकिस्तान को सिर्फ कश्मीर चाहिए और कश्मीरी नहीं चाहिए गलत होगा, क्योंकि ये मान के चलिए जिस दिन कश्मीरी का खून बंद हो जाएगा इनको देना, उस दिन इनकी कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री पे पहला ताला पड़ेगा। दूसरा ये कि आखिर ये खून कैसे निचोड़ते हैं। तो ये बात बहुत अरसे से मैं कहती आ रही हूँ। इस्लामिक जिहाद जो है वो इस वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और साथ ही साथ लेफ्टिज्म का एक टूल बन चुका है। इस्लामिक जिहाद और इन सब का जो एक नेक्सस है वो आपस में सब ये लोग इस कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री के बेनिफिशियरी। अब आप बोलेंगे कैसे? मुल्ला मौलवी वगैरह जो है वो खुद कभी इस्लामिक जिहाद लड़ने नहीं जाते। वो भेड़ बकरे जो होते हैं उनको बेचते हैं इस्लामिक जिहाद करने के लिए, और उस जंग में ये मानते हैं कि बिल्कुल ये इस्लामिक है और ये बिल्कुल अलाउड है, परमिटेड है, उनको अल्लाह ने इसकी परमिशन दे दी है कि ऐसा हो। तो ये जो लोग हैं, यही लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ भी जुड़े हुए हैं, मुल्ला और मौलवी, और यही लोग अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ भी जुड़े हैं। और यही लोग आप देखिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे और है, उनमें कई सारे अपने आप को बहुत बड़े मौलवी मानते हैं, बहुत बड़े मुल्ला मानते हैं, उनमें अपने आप को मानते हैं कि वो इस्लाम के चैंपियंस हैं। हिजबुल मुजाहिदीन को ले लीजिए, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, उनके जो चार्टर है, उनके जो मिशंस है, वो
लिखे ही गए हैं, या तो दियोबंद पाँच अगस्त 2019 को लिया गया। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भी 2-3 कदम उठाए जो मैं कहूँगी हिस्टोरिक है। एक तो ऑफ कोर्स लैंड अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया, जिसकी वजह से J&K was open to the rest of the country, as the rest of the country has been open to J&K always. The third, of course, was domicile. Domicile में भी उन लोगों ने, the government recognized that people who are, there is still a lot that needs to be done, because we have seen that minorities continue to be vulnerable and continue to be targeted by the terrorists sponsored by Pakistan. And we also know कि आज की date में भी in fact couple of things where the government went totally wrong. There was no need for the government to invite the same people, for example, Abdullahs and Muftis, who were at the forefront and who in fact were instrumental in creating this conflict and perpetuated this conflict for so long, for 30-40 years or more. So उनको बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं थी. And I would say another area where the government went wrong was the fact कि for example, you know, जिन लोगों के cases थे कई सारे issues में, again we don't know कि उनके खिलाफ क्या हुआ. For example, I did expose just yesterday that, you know, there was this Twitter spaces where there was a conversation where Muzammil Ayub Thakur openly confessed that they were collaborating with the National Conference and the PDP, Abdullahs and Muftis, to get stone pelters released, to get terrorists released. So, is there no accountability in this state, in this government? कोई इनको नहीं पूछ रहा है कि क्या किया आप लोगों ने? आपने, have you investigated what was the role of the Muftis and Abdullahs in perpetuating the conflict and also in releasing terrorists from jails? So there are many issues where the government has to really be forthright. They have to be also transparent, and they have to also punish the culprits. Without that, you cannot win anybody's confidence. In fact, आज की डेट में बेशक कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस होगी कश्मीर में, but minorities, look at minorities, whether it's Sikhs or Kashmiri Pandits, there is no confidence in the government so far, because at the end of the day, the biggest issue which remains unresolved is the return and rehabilitation of Kashmiri Pandits. It's also the compensation that they deserve for having been ethnically cleansed and been subjected to genocide. In the end, I would say कि इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, but बहुत कुछ अभी बाकी है, और जब तक ये रॉट पूरा जो है ये साफ नहीं होगा, तब तक I don't think Kashmir can be said that it's been finally resolved. यश भाई, मीर भाई है हमारे साथ. मीर भाई को बोलिए जरा, उनको भी तो थ्रेट्स मिलते रहते हैं. मतलब आज एक वीडियो रिलीज हो उनको थ्रेट मिलने का. बोलिए यश भाई. आसिफ साहब को कोई क्वेश्चन है? आसिफ साहब पूछिए. हाँ जी, पूछिए. आरती मैम, गुड इवनिंग. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ. एज ए कश्मीरी पंडित, आप क्या सोचते हैं कि एक कश्मीरी मुसलमान आपके बारे में क्या सोचता है? आपको वेलकम वो करता है या उसको दर्द है आपके लिए? तो आप क्या सोचते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचता है? देखिए आसिफ, मैं इंडिविजुअल लेवल पे मैं कहूँगी कि मेरे साथ मेरे कई सारे दोस्त हैं, अभी भी है, पहले भी थे, और
इंडिविजुअल लेवल पे मेरा उनके साथ और उनका मेरे साथ जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम एक तबका जो है कश्मीरी मुस्लिम्स का, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये मन में मान लिया है कि कि मैं एक तबके की बात कर रही हूँ, मैं सबकी नहीं बात कर रही हूँ। इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ है कि कश्मीरी मुस्लिम्स गाँव में मुझे मिले हैं और गरीब लोग मिले हैं और उन लोगों ने मुझे वेलकम भी किया, प्यार भी दिया और कई बार ऐसा भी हुआ है कि गाली भी खाई मैंने और कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे थ्रेट्स भी मिली है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं बहुत बाल-बाल बची हूँ कश्मीर में। और कई बार ये भी हुआ है कि मुझे अपना नाम बताने से भी डर लगता था। तो ये एक मैं इसको जनरलाइज़ नहीं कर सकती हूँ कि कश्मीरी मुसलमान क्या सोचता है मेरे बारे में। मैं ये कहूँगी कि मिक्स्ड है रिस्पॉन्स। बहुत सारे लोग मुझसे नफ़रत करते हैं और बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी वजह से ही शायद मैं लगातार कश्मीर जाती आ रही हूँ पिछले 20 साल से। जो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, जो थ्रेट्स देते हैं, मैं कहूँगी कि उनकी बदकिस्मती है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि उनके कातिल उनके बीच में बैठे हुए हैं, ना कि मुझ जैसे लोग जिनको घर से निकाला गया और ना कि मुझ जैसे लोग जिन्होंने पिछले 20-30 साल से सबके अच्छे, सबके भले के लिए बात की है। मैंने यूएस कांग्रेशनल हियरिंग में भी कश्मीरी पंडितों की कम बात की, कश्मीरी मुसलमानों की ज़्यादा बात की। मैं अभी भी अगर बात करती हूँ तो कश्मीरी मुसलमान की बात करती हूँ कि आप लोग विक्टिम्स हैं। आपको अपने ही लोग मार रहे हैं और आपको जो मरवा रहे हैं वो अपने घर और अपने बिल्डिंग्स और अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। ये कैसे उनको समझ आए, कब समझ आए मैं नहीं जानती, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो मुझे गाली देते हैं, नफरत करते हैं, वो बहुत बदकिस्मत है, उनको मालूम नहीं कि उनके दोस्त कौन है। मैम मेरा जो क्वेश्चन था आपने शायद गलत ले लिया। मैं पर्टिकुलरली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे पंडित कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि हाँ, क्या कश्मीरी चाहता है कि वो वापस आए, आसिफ, क्या मेरा कश्मीरी जवाब चाहता है कि नहीं। आसिफ, मेरा मे जवाब भी शायद आपके प्रोफेशन की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, बट मैं इंडिविजुअली एक नॉर्मल कश्मीरी पंडित की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल कश्मीरी मुसलमान की बात कर रहा हूँ। उस हिसाब से आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे कश्मीरी पंडित, उनका विजन मैं जानना चाहता हूँ। हाँ आसिफ, बिल्कुल मेरा जवाब एक्चुअली बिल्कुल वही रहेगा जो मैंने कहा, क्योंकि ये सिर्फ आरती टिक्कू की बात नहीं है कि एक आरती टिक्कू जर्नलिस्ट की बात नहीं है। आप ओवरऑल जो देखें कि देखिए 1990 में मेरे फादर जर्नलिस्ट नहीं थे, 1990 में मेरी माँ जर्नलिस्ट नहीं थी, 1990 में मेरे फैमिली में कोई जर्नलिस्ट नहीं था, पर फिर भी उनको धमकियां दी गई निकलने के लिए, फिर भी हमारे घर जलाए गए। मैं तो जर्नलिस्ट तब थी नहीं, हमारे पूरा घर, हमारे मोहल्ला जलाए गए, हमारे लोग रिलेटिव्स कई सारे मार डाले गए। इनफैक्ट आई वॉज अ विटनेस टू वन ऑफ द किलिंग्स। सो अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ आरती टिक्कू के लिए हेट्रेड है, तो फिर अगेन मैं कहूंगी गलत फहमी है, क्योंकि एक तबका है कश्मीर में जो इस्लामिक जिहाद में यकीन रखता है। उनको लगता है कि ये अल्लाह का जो है एक फरमान है और उनको पूरा करना है। एक तबका ये भी है कि जो मानता है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का होना चाहिए, इस्लामिक खलीफत का एक हिस्सा होना चाहिए, उम्मा का एक हिस्सा होना चाहिए। एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि जो मानता है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उनका तो पूरा क्या कहते हैं, जितनी भी इस मुस्लिम वर्ल्ड है उनके साथ उनका एक जो इस्लामिक खलीफत है वो बनना चाहिए। तो ये अब आप इसकी परसेंटेजेस आपको मुझसे ज्यादा शायद मालूम होंगी। आपको मालूम होगा कि मेजॉरिटी लोग ऐसा सोचते हैं कि माइनॉरिटी लोग सोचते हैं। आपको मालूम होगा कि आपके घर में किस तरह का विचार है या आपके मोहल्ले में किस तरह के विचार है।
मैं उस पर नहीं जाऊंगी, पर मैं ये कहूंगी कि जो 1990 में सिचुएशन थी और 1990 में जो नफरत की जो मैनिफेस्टेशन हुई, जिससे पूरी एक कौम, इंडिजिनस कौम खत्म की गई कश्मीर की, वो माइंडसेट अभी भी प्रेवलेंट है कहीं ना कहीं। थैंक यू मैम। आसिफ भाई, मैं आपको बस ऐसे ही बोलना चाहूंगा, आप पहले मेरे घर पे खाना खाने आते थे, दावत में आते थे, अभी आजकल नहीं आते। या तो आपको खाना पसंद नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, या मेरा बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। डेटा देख लीजिए, कितने लोग वापस आ रहे, कितने कश्मीरी पंडित वापस आ रहे। तो मेरे ख्याल से ये सवाल वहीं खत्म हो जाता है ना, कंडीसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। Adil, let me speak. Asif, I didn't understand your question. जहां तक मेरा कॉम्प्रिहेंशन है, जो आप उनको पहले सवाल पूछ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कश्मीरी मुसलमान आपके बारे में क्या सोचते हैं। I'm not going to speak for the silent majority, लेकिन I'm part of the silent majority. मुझे तो पता है कि वो वापस आना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत देर तक, मेरे लेट हस्बैंड बहुत देर तक मौन करते रहे, उनका जो बेस्ट फ्रेंड था बचपन का, एंड वो बहुत चाहते थे कि वो लोग वापस आए। काफी डिस्ट्रेस सेल्स हुई हैं। मेरे फादर इन लॉ टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ ही वाज मॉर्निंग हिज नेबर, एंशिएंट नेबर्स जो जनरेशन से उनके साथ थे। मेरे फादर इवन टिल द लास्ट ब्रेथ ही रिमेम्बर्ड ऑल हिज कश्मीरी पंडित फैमिलीज, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है कि आप थोड़ा सा अल्जाइमर्स आता है तो आपको बचपन की ज्यादा चीजें याद आती हैं। तो मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया। आई कैन गारंटी कि साइलेंट मेजोरिटी वांट्स द कश्मीरी पंडित्स बैक, नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन और एनीथिंग, बट देयर इज अ आसिफ, लेट मी स्पीक, काइंडली डू नॉट इंटरप्ट। आई कैन कीप सीइंग यू फ्लैशिंग योर माइक प्लीज। एंड हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो कट गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नेबर्स जो हैं डिफरेंट कल्चर्स के इकट्ठे रहे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कश्मीरी पंडित्स। 1990 में हिट लिस्ट पे कश्मीरी मुस्लिम्स भी लिस्ट में थे, क्योंकि वो लोग रैशनल थे। There were many who believed to live together. उनको भी तो हिट लिस्ट में किया गया। आफ्टर ऑल मुशीरुल हक was also killed. तो ये सवाल बड़ा उठपटांग सा था कि कश्मीरी मुसलमान आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई थिंक जो रैशनल एक्चुअल कश्मीरीज हैं, जिनका सूफिस्टिक ट्रेडिशन रहा है, जिसको आप कहते हैं कश्मीरियत, मैंने तो खैर वो नहीं देखा है बिकॉज आई एम वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट माई सोसाइटी, तो वो तो चाहते हैं कि वो वापस आए, किसी तरीके से वापस आए। लेकिन थोड़ा सा भी अगर वो बाहर बोल दें, उनको तो जैसे वो टारगेटिंग हुई है अभी, आरती भी कह रही थी अबाउट द लीक चार्ट्स एंड एवरीथिंग, इस तरीके से वो नैरेटिव चेंज किया जाता है। So I can guarantee, I don't know where he went, but I think it was Asif somebody. I can guarantee the majority Kashmiri Muslims want them back because that is peace. That is a way of life. You need your children to be exposed to various cultures, various religious rituals. आप ईद भी अगर मनाते हैं तो आपको होली मनाने का मन भी करता है, दिवाली मनाने का मन भी करता है। और हमारे यहाँ तो हैरत है, हैरत में तो हमारे यहाँ से ही सारी फिरनी विरनी जाती थी कश्मीरी पंडितों के घर में। आज भी कश्मीरी कुजीन इज पार्ट ऑफ आवर वाजवान। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि क्या सोचते हैं। सोचते ये हैं कि ये क्या हुआ, कौन सी त्रट पड़ गई हमारी वैली को, हमने किन लोगों की बात सुनी और हमने अपने ही नेबर्स की मुखबिरी की और मिलिटेंट्स को उनको दिखाया कि कहाँ छुपे हैं, क्या है, उनको आके गोली मार दो। तो दिस इज अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन एंड आई डोंट अंडरस्टैंड। I hope the person was a new generation person who grew up during the 90s. I hope it was not my generation person asking that weird question. Thank you. डॉक्टर धीरज साहब, डॉक्टर धीरज साहब, नमस्कार सबको और जय हिंद। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं अभी एक्चुअली ट्रैवलिंग हूँ डैलिस में इस टाइम, और मैं आपका देखा और बिल्कुल ज्वाइन किया। और अर्शिता जी बहुत एक्यूरेटली बोल रही हैं। It's Arshia. That is Arshia. Oh, I'm so sorry, Arshia Thank जी। You were very accurate in saying, क्योंकि देखिए अगर आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लोगों की बात करेंगे, अगर हिस्ट्री पे जाएंगे तो जीनोम पूल इज सेम, हम जेनेटिकली सेम पीपल हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फारसी, Iranian influence, Afghani influence. So it's a potluck of different cultures, different religions, Hindu, Sikh, Buddha, even Christians and even Jews, people who study history. तो ये बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल
Interaction है that comes way different than even religious backgrounds. It's about people to people connect. और आप बिल्कुल, मेरी मदर भी अभी she's getting little old and she remembers each and every friend of hers बचपन से जितना प्यार मिला. और I was blessed to visit Kashmir when I was very small around in 90s and I would still get a lot of love. तो कहीं ना कहीं ये जानना ज़रूरी है कि जो मोस्ट मेजॉरिटी के लोग हैं उनके अंदर जो बॉन्डिंग है उसको कोई सरकार, कोई रिलीजन तोड़ नहीं पाएगा, जितनी मर्जी कोशिश करें लोग. और इमोशंस में आई बिलीव, आई वांट टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द पीपल. गलतियां हुई हैं, आई एम श्योर सब तरह से गलतियां होती हैं, बट टू रिकग्नाइज इट एंड मेक अ स्ट्रेटेजिक प्लान सो दैट पीपल कैन रीयूनाइट. शायद ये एक यूफोरिक आइडिया लग रहा है, पर डेफिनेटली आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत पॉजिटिव हूँ कि जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रही है कि लोगों के अंदर वापस इंटीग्रेशन हो, जॉब क्रिएशंस हो, क्योंकि और भी बहुत सारे इश्यूज हैं. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कश्मीर का एक बहुत बड़ा इशू है, करप्शन. आई थिंक इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट, सॉरी इफ आई ऑफेंडेड एनीबडी, हैज़ बीन कश्मीर. इफ़ यू सी द अमाउंट ऑफ मनी विच यूज्ड टू कम, और जो उस मनी से कॉमन मासेस को कितना फ़ायदा हुआ. अगर आप ये पिछले 50 साल, 40 साल, 30 साल के एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियली, तो आपको समझ आएगा कि वो मनी किधर डिसअपियर हो गया. सो एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. हम सबको मिलके काम करना होगा जिससे एक कॉमन कश्मीरी को अपॉर्चुनिटीज़ मिले इंटीग्रेट होने की रेस्ट ऑफ द इंडिया में, और जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के किसी भी कोने में मिलती हैं वो उसको अवेलेबल हो, कोई डिसएडवांटेज ना हो. और ऑलरेडी देयर इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर यूथ ऑफ कश्मीर, क्योंकि टर्बाइल एनवायरनमेंट में ग्रो करके मेंटल ट्रॉमाज आते हैं, एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, PTSD होता है, which gives you a disadvantage when you compete against other youth. So maybe in future government will realize and provide a special, I don't like the word reservation, but maybe a short-term reservation for youth of Kashmir and for employment and education, so that उनका जो disadvantage है उसको हम किसी तरीके से हल्का सा ओवरकम करें, और रीइंटीग्रेशन के एफर्ट्स और बढ़ने चाहिए. और मुझे लगता है सोशल बॉडीज़ जो हैं, सोसाइटीज़ हैं, हमको अपने जो गलतियां हुई हैं उसको ओन करते हुए, अगर खुद भी नहीं की हैं, एज अ सोशल फैब्रिक को रीबिल्डिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स. क्योंकि जो नई जनरेशन है उसके अंदर वो डेफिनेटली एंगर और वो ट्रस्ट डेफिसिट दिखता है. older generations, I meet a lot of Kashmiri people here in US as well, both still they would love to die in Kashmir. Kashmiri people in their 70s, 80s, they say there is nothing like Kashmir, and I have been there few times. I totally agree with that. अपना होमलैंड अपना होता है, उसकी हवा, पानी, आवाज़ आपको वैसे ही ठीक कर देता है, और लोगों का प्यार जब मिलता है तो दैट सोने पे सुहागा. सो ये जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, ये रीबिल्डिंग एफर्ट्स हैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिससे लोग अपने बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसको हटाएं, प्रॉब्लम्स को समझें और एक ग्रोथ और प्रोग्रेसिव दिशा की तरफ बढ़े. सो ये आई रियली अप्रिशिएट मीर भाई, यश भाई, और बहुत अच्छे अच्छे लोग इधर आके बोलते हैं. So I like to join whenever I get a moment. Thank you so much, both of you, for organizing this. And I'm blessed. I'm very happy that such intellectual people come and speak here. Thank you. I'll be on a listener mode now. Thank you so much. हिमाद साहब बोलेंगे आप? यश जी शुक्रिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज काफी और लोग भी हैं इसमें. हम तो रोज बोलते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आज का और भी लोग बोलेंगे तो मुनासिब रहेगा. मैं अपने आप को स्पीकर पे जो है श्योर सर. इफ्तियार साहब साहिल साहब बड़े टाइम से कोशिश कर रहे थे, उनके माइक में इशू आ रहा था. साहिल बशीर. मेरे पास माइक है, उनके पास माइक है. हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए. आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है. यस सर, बोलिए सर, बोलिए. जी. तो बहुत अच्छा लगा, देखिए सबको सुन के, जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट थे अभी. तो कुछ लोगों के साथ मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ ओवर कॉन्फिडेंस है इन चीज़ों पे. लेकिन ग्राउंड सिचुएशन जो प्रेजेंटली है कश्मीर के अंदर, वो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग नाउ. whatever it was in 89, whatever it was in 90s, तो मुझे लगता है कि अभी इट्स टोटली डिफरेंट. एंड परेशानी और जो हालात जो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी एंड डिस्टर्बिंग फॉर मी, क्योंकि 89 में जो हालात थे और 89 में जो टेररिज्म था
उसमें और जो अभी का है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. दे आर टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉइन. बट इसमें ये एक चीज है कि वो कॉइन एक ही है, वो पाकिस्तान है. वी आर वेरी श्योर फॉर दैट. अब इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, इस सारे जो हालात तब के थे और जो अब के हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? और अभी जो डिस्टर्बिंग है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, वो क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि थ्रेट्स हैं. प्रॉब्लम ये नहीं है कि देयर हैंडफुल ऑफ टेररिस्ट प्रेजेंट इन आसिफ. एक और लड़की थी कोई, और भी 2-4 लोग हैं जो डिफरेंट आईडीज से नाम बदल के जो है रोज हमारे बारे में फलक भट्ट थी सर, फलक भट्ट. तो हाँ, फलक भट्ट. तो आज कुछ सबा करके नाम रखा हुआ है उसने, सेम लड़की थी. तो ये लोग अपनी आईडीज चेंज करते रहते हैं. तो मसला ये है कि जो डिस्टर्बिंग है हमारे लिए और सरप्राइजिंग है कि उनके पास डिटेल्स हैं कैसे. ठीक है, मैं कब निकलता हूँ, इमाद भाई कब निकलते हैं, अशफाक भाई क्या करते हैं, साजिद भाई क्या करते हैं, जितना कुछ सोशल मीडिया में अवेलेबल है उतना मैं मानता हूँ. चलिए ठीक है, उनके पास उतनी डिटेल्स आएंगी कि मैंने कहाँ चेक इन किया, मैं कहाँ चेक आउट कर रहा हूँ. लेकिन साजिद भाई घर में क्या खाते हैं, हाउ डज ही नो? जे.एंड.के पुलिस ने हम लोगों को क्या कवर दिया है, हाउ डज दे नो? इमाद भाई घर से कब निकलते हैं, उनको कैसे पता? वो क्या खाते हैं, उनको कैसे पता? हु इज द ट्रेटर? वो अगर हमारे बीच में है तो कहां पे है? डिसअपॉइंटमेंट इस चीज की है कि हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं. उनके पास मुझे नहीं लगता इतने सोर्सेज हैं जितने सोर्सेज हमारे पास हैं. उनके पास इतनी बढ़िया कुछ आईटी सेल्स टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी हमारे पास है. हमारे पास बिल्कुल भी उनके बारे में कोई डिटेल नहीं है. और दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अस. उनको ये तक पता है हम किन लोगों से मिलते हैं, हम ग्राउंड पे क्या काम करते हैं, हम कब बाहर जाने वाले हैं, हम कब प्रोटेस्ट करने वाले हैं. और आज की स्पेस में तो उन्होंने मतलब हद ही कर दी. उन्होंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की, मुझे नहीं लगता कि हमारी एजेंसीज के पास भी वो इंफॉर्मेशन होगी. इन लोगों को कौन ढूंढेगा? तो मुझे एक कहावत याद आती है, इस घर को आग लगी अपने ही चिराग से. हमारा दुश्मन पाकिस्तान बाद में है, लेकिन जो क्रिएट किया है पाकिस्तान ने, वो हमारे ही लोग हैं. हमारे लिए परेशानी वो है. और ये ऐसे वो लोग हैं जो कश्मीर में रहते ही नहीं है, जो तो अपनी लग्जरीज एंजॉय कर रहे हैं, बाहर बैठ के पैसा कमा रहे हैं. और हद तो ये है कि वो अब करोड़ों की बात कर रहे हैं. चलो जी, इनको पैसा चाहिए, इनको हम पैसों से ही खरीदते हैं. मतलब आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक अब उनके पास पैसा है. और हम लोग कहां पर बैठे सोच रहे हैं, अटके हुए हैं कि हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना चाहिए. प्रॉब्लम थ्रेट्स नहीं है. प्रॉब्लम ये है हमारे बगल में, हमारे पास उनके वो लोग बैठे हुए हैं जिनको हम निकाल नहीं पा रहे. एंड मैं कहीं ना कहीं कुमैल जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं. गुस्सा आना चाहिए, मुझे भी गुस्सा आ रहा है कि हमारी एजेंसीज, हमारी इतनी आईटी सेल्स होके हम लोग उनका एक अकाउंट ब्लॉक नहीं कर पाते. साजिद भाई, मैं, इमाद, तारिक भाई, मुझे लगता है हम लोग हम लोगों ने हाल ही में शायद वो आईडीज क्रिएट की. बिकॉज जब हम अपनी आईडीज लेके उनके स्पेस में जाते हैं सुनने के लिए, तो वो गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं. तो हम लोग डिफरेंट आईडीज बना के जो है उनके इसमें गए, और विद इन नो टाइम मुझे लगता है हम सबके वो आईडीज ब्लॉक हो गए. विद इन नो टाइम, विद इन कपल ऑफ आवर्स. और वो लोग खुले हम रोज के रोज हमेशा से वो चलाते आ रहे हैं. वी कैन नॉट जस्ट गिव अस सिंगल हिट टू देम. हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? डिसअपॉइंटमेंट इस चीज से है, डिसअपॉइंटमेंट पॉलिसीज से है, डिसअपॉइंटमेंट सिस्टम से है. वी हैव पॉलिसीज, वी हैव सिस्टम, बट हम लोग उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे. डिसअपॉइंटमेंट इस चीज की है. तो आई थिंक मेरे लिए इतना बहुत है. अभी अरफात जी भी ज्वाइन कर लिए है, तो अगर यश जी आप अरफात जी को हाँ जी बिल्कुल दे दे माइक, तो आई विल गो इन लिसनर्स मोड. बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाहूंगा सर. साहिल साहब, जो आपने बताया
तो सर कहीं ना कहीं सर आपको लगता है कि कश्मीरी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट कश्मीरी सर, कहीं ना कहीं आपको सर? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि कश्मीरी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट कश्मीरी। वो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं ना। अब देखिए वो स्पेस में अब वो दूसरी हुर्रियत बनी हुई है वहां पे, वो खुद को दूसरी हुर्रियत कहते हैं। क्योंकि सर नहीं, जैसा सर आपने कहा ना कि जहाँ से सर सोर्स मिल रहा है सर, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है सर, वो तो लोकल कश्मीरी दे पाएगा ना सर, क्योंकि आप कश्मीर में सर रहते हैं, तो जो भी सर आपके बारे में इनपुट्स हैं सर, वो तो लोकल कश्मीरी सर बेटर दे पाएगा। बिल्कुल कश्मीरी ही दे पाएगा। एंड आई एम सॉरी टू से, हमारी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो जाती है हम लोगों की, पर्टिकुलरली जिनका ये अभी नाम लिया जा रहा है, हमारी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होती है। हम कहाँ आते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम पब्लिकली तो उसको शेयर नहीं करते, बिकॉज वी आर ऑलरेडी अंडर थ्रेट्स। हम लोगों की रोज हर हफ्ते नई नई एडवाइजरीज आती हैं, तो हम लोग तो लोकली शेयर ही नहीं करते। देखिए ये चीज तो, इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं पब्लिकली यहाँ पर नहीं बोल सकता, बट साजिद नोज वेरी वेल। एक एग्जांपल देता हूं मैं। हम लोगों ने किसी जगह पे कोई जगह ली थी रहने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि हम 3, 4, 5 लोगों के अलावा या जो है सिक्योरिटी एजेंसीज के अलावा किसी को मालूम था। 2 दिन के अंदर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे वो फोटोग्राफ्स डाले। हाउ इज इट पॉसिबल? अभी हमारा एग्रीमेंट भी ओनर के साथ नहीं हुआ था, वो एक किसी चीज के लिए ऑफिस ले रहे थे हम लोग। 2 दिन के बाद उसका जो है ये, अभी आपने वो ब्लैक स्कॉर्पियो करके आप सुन रहे होंगे, वो स्पेसेस में बात करते रहते हैं। तो उनको कैसे पता है भाई कि ब्लैक स्कॉर्पियो में है? वहां तो 8 गाड़ियां खड़ी होती हैं, व्हाई ओनली पर्टिकुलर ब्लैक स्कॉर्पियो? वो दीज आर द, जो ये ऐसी चीजें हैं जो जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हु इज शेयरिंग? मतलब हमारे अंदर ही बैठा हुआ है वो बंदा। खतरा हमें उससे है, खतरा हमें उनसे नहीं है। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, दे वॉन्ट बी एबल टू टच अस। बट प्रॉब्लम हमारी वो है जो हमारे साथ में खड़ा, हमें देख रहे हो, हमें पता भी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि उनको पता है कि कौन है, लेकिन हमें पता नहीं। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। उनके पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास सिस्टम है। उनके पास फोर्स नहीं है, हमारे पास फोर्स भी है। प्रॉब्लम ये है, डिसअपॉइंटमेंट ये है। यश जी यहाँ पे कहकेशान जी हम जी सर आप दीजिए सर, आप दीजिए सर, आपके पास अथॉरिटी है सर। कहकेशान जी आप अपनी बात रखिए, क्योंकि इनकी बात कश्मीरियों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप खुद पता चलाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच साजिद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सब देखते हैं, सब सुनने वालों को मैं बहुत प्यार, सिंध की तरफ से, सिंधु देश की तरफ से बहुत सारा प्यार। आपका टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे ये लगता है कि शायद इस टॉपिक को उस तरह से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उससे गुजरे नहीं होंगे। लेकिन वो सब लोग जो पाकिस्तान, ये जो एक राक्षस एक स्टेट है, एपिक सेंटर ऑफ टेरर है, जो इसका विक्टिम है, वो ज़रूर समझ जाएगा कि पाकिस्तान को कश्मीर तो चाहिए है, कश्मीरी नहीं चाहिए है। और ये हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल सुबह से जब आप उठो तो लेके रात तक, रात से फिर सुबह तक एक ही रोना, रात दिन पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, हर जगह आपको चाय के होटल से लेके रोटी की लाइन में लगने तक, वहाँ से लेके आपको बस स्टैंड तक, हर जगह आपको दीवारों पे लिखा हुआ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात करता हुआ कश्मीर के लिए ऐसे नज़र आएगा कि जैसे कश्मीर ना हुआ, ऑक्सीजन का सिलेंडर हो गया कोविड होने में, कि इतना लाजमी हो गया उनके लिए, उनको बात करते ही रहना है नॉन स्टॉप। लेकिन हम दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि इंडिया में वो अपने, उनका एक अपना तरीका है, वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी जीडीपी को बढ़ाने में, अपनी एजुकेशन में, आईटी में, स्पेस में, इन सब चीज़ों में वो बिज़ी हैं, मगर उसके बावजूद वो उस तरह से वो पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं किया जा रहा होता जैसे पाकिस्तान में किया जा रहा होता है। आप
फर्स्ट ग्रेड से लेके आप मास्टर्स कर लें, पीएचडी कर लें, आपको कश्मीर 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 बोलते ही रहना होता है। तो ऐसा क्या है कि कश्मीर के लिए इतना पाकिस्तान में हर वक्त चर्चा किया जाता है? तो बात सारी ये कि पाकिस्तान को सिर्फ ज़मीन पाकिस्तान की फ़ौज को चाहिए होती है, उसको डीएचए बनाना है, डिफेंस अथॉरिटी, हाउसिंग अथॉरिटी बनाना है, लेकिन उसको इंसान नहीं चाहिए होते, क्योंकि उनका जो लालच है वो सिर्फ ज़मीन से है। इसी तरह से बहुत सिंपल सी बात चीज़ है, थोड़ा सा माजी में आप लोगों को आपकी इजाज़त से मैं लेकर जाऊंगी कि मैं बार बार अपने इंटरव्यूज़ में, प्रोग्राम्स में, जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है, मैं हमेशा ये हिस्ट्री